वेल ब्लड फ्लो एंड आर्टीरियल प्रेशर कंट्रोल। तो इन चैप्टर्स को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक्स और कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी। जैसे कि हमारे पास टर्मिनोलॉजी है कार्डिक आउटपुट, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम और साथ साथ में ब्लड फ्लो, उसके बाद आर्टीरियल प्रेशर, एट्रियल प्रेशर, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं ये हमें समझनी पड़ेगी। तो अभी इस लेक्चर के अंदर जो है वो मैं मेन चीज़ ही ये बेसिक्स के ऊपर ही फोकस करूँगा कि ब्लड फ्लो क्या है। ब्लड फ्लो क्या है? ब्लड फ्लो इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या है? ये हमारे पास कहलाता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज़ नोन एज ब्लड फ्लो। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करते हैं मिलीलीटर पर मिनट। फिर अगर एरिया है तो एरिया के थ्रू, या हमारे पास अगर किसी ऑर्गन के थ्रू पास हो रहा है तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे मिलीलीटर पर मिनट पर मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गन। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लड फ्लो की सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद जो है हमारे पास है कार्डिक आउटपुट, क्योंकि ये जो पूरे जो चैप्टर्स हैं ये कार्डिक आउटपुट, आर्टीरियल प्रेशर, एट्रियल प्रेशर, वीनस रिटर्न, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, इन सारी चीज़ों से है ना लिंक्ड हैं। तो इनकी डेफिनेशंस अगर या इनका कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में आ जाएगा तो फिर बाकी जो चैप्टर्स हैं और उनमें जो रिलेशंस आएंगे उनको समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी जो चीज़ है वो है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है? ये हमारे पास एक्चुअली वो ब्लड है या वो हमारे पास अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के अंदर। कार्डिक आउटपुट क्या है कि ये हमारे पास वो पूरी बॉडी का ब्लड है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है एओर्टा के अंदर। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसको हम एक्सप्रेस करते हैं दो फार्मूले के तहत। ये याद रखना, कार्डिक आउटपुट को दो फार्मूले के ज़रिए हम एक्सप्रेस करते हैं। ये गाइटन साहब ने 5 चैप्टर पढ़वाने के बाद समझाया कि कार्डिक आउटपुट को हम दो फार्मूले के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। वो दो फार्मूले क्या हैं? एक कार्डिक आउटपुट का फार्मूला है वो है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। अब पहले इस कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस फार्मूले को थोड़ा हम समझते हैं कि इसके अंदर ये जो कह रहा है कार्डिक आउटपुट तो हमें पता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप पर मिनट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू एओर्टा इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अब इसकी एक और जो एक्सप्रेशन है कार्डिक आउटपुट की, एक्सप्रेशन क्या है? वो है हमारे पास है ना आर्टीरियल प्रेशर अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब ये आर्टीरियल प्रेशर क्या है? याद रखना कि मैंने पहले भी जो है ना हार्ट के जो लेक्चर्स थे और रेस्पिरेटरी के लेक्चर्स वगैरह थे उसमें बताया था कि ये हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर और एट्रियल प्रेशर में क्या फ़र्क होता है। तो अब यहाँ जिक्र आया तो दोबारा मैं बता दूँ। एक होता है आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है, एक होता है एट्रियल प्रेशर और एक होता है ब्लड प्रेशर। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एक क्या है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है? 120 सिस्टोल 80 डायस्टोल, ये हमारे पास नॉर्मली। और ये ब्लड प्रेशर है क्या? ये वो प्रेशर है जो कि हमारे पास ब्लड जो है वो एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ एओर्टा। ये क्या है? ये हमारे पास ये वो प्रेशर है जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ एओर्टा। अब अगर सिस्टोल हमारे पास सिस्टोलिक फेज चल रहा होगा तो ये हमारे पास एओर्टा के अंदर है ना सिस्टोलिक फेज में ब्लड प्रेशर होता है 120 और डायस्टोलिक फेज के अंदर एओर्टा के अंदर ब्लड प्रेशर होता है 80। ये ब्लड प्रेशर क्या है? ये हमारे पास ब्लड जो है वो हमारे पास वॉल के ऊपर कितना स्ट्राइक कर रहा है, एओर्टा की वॉल के ऊपर कितना स्ट्राइक कर रहा है, और उस स्ट्राइक करने से जो प्रेशर रिकॉर्डेड किया जाता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब एक होता है एट्रियल प्रेशर। एट्रियल प्रेशर क्या होता है? जो हमारे पास एट्रियम का प्रेशर होता है। याद रखना क्या एट्रियल प्रेशर क्या होता है? जो कि हमारे पास एट्रियम का प्रेशर होता है कि जब हमारे पास ब्लड पूरी बॉडी से एट्रियम के अंदर आ रहा है, जैसे राइट एट्रियल प्रेशर। ठीक है, जिसको हम सेंट्रल वीनस प्रेशर भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास पूरी बॉडी के जितना भी वीनस ब्लड है वो सारा का सारा राइट एट्रियम में आता है। तो वो नॉर्मली हमारे पास जीरो होता है और हद में हद जो मैक्सिमम राइज कर सकता है वो राइज करता है 7 मिलीमीटर मरकरी तक ये राइज कर सकता है। इससे ज़्यादा राइट एट्रियल प्रेशर जो है वो राइज नहीं करता। तो ये याद रखना कि राइट एट्रियल प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो कि हमारे पास वीनस ब्लड एक्सर्ट कर रहा होता है ना वॉल ऑफ एट्रिया के ऊपर। एट्रियल प्रेशर क्या है? the pressure exerted by the venous blood on the walls of the right atrium। ठीक है, ये हमारे पास एट्रियल प्रेशर हो गया। इसी तरीके से अब हमारे पास आता है आर्टीरियल प्रेशर। ये याद रखना। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आर्टीरियल प्रेशर की। और आर्टीरियल प्रेशर क्या है? इट इज़ द मीन प्रेशर ऑफ एओर्टा। ये क्या है हमारे पास? इट इज़ द मीन प्रेशर ऑफ एओर्टा। ये हमारे पास ना एओर्टा का सिस्टोलिक है ना एओर्टा का डायस्टोलिक है, बल्कि इनका मीन प्रेशर है।
क्या है ये हमारे पास मीन प्रेशर है। अब ये कैसे मीन डिटरमाइन किया जाता है? अब क्या होता है कि अक्सर हम लोग तो ये सोच लेते हैं कि भाई है ना सिस्टोल डायस्टोल की रीडिंग लो 3 दफ़ा तो हमारे पास है ना मीन प्रेशर, वो मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये गाइडेंस साहब ने बिल्कुल साफ साफ वाज़े अल्फाजों में लिख दिया है कि ये ऐसा नहीं है कि आप है ना मीन रीडिंग ले लो कि है ना आप वो एयोर्टा क्या कहते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक की वैल्यूज़ को 3 दफ़ा वैल्यूज़ को सम करो, उसके बाद फिर 3 से डिवाइड कर दो तो आपके पास है ना मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाएगा। ये भी तरीका एक है, लेकिन हमारे पास जो हम बुक को फॉलो करें तो ये बुक इस तरीके को मना कर देती है। तो फिर क्या है ये एक्चुअली हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है ये हमारे पास डिपेंड करता है डायस्टोल और सिस्टोलिक प्रेशर के ऊपर। अब इसके अंदर जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर का जो कंटेंट होता है आर्टीरियल प्रेशर के अंदर वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास देखो हद में हद कितना राइज करता है 120, ठीक है। मतलब मिनिमम कितना, वो जो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है नॉर्मल वो हमारे पास कितना होता है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80। तो हमारे पास ये जो आर्टीरियल प्रेशर होता है वो हमारे पास 90 to 100 के दरमियान में होता है। तो इसके अंदर 90 to 100 तक आ रहा है, मीन्स कि इसके अंदर आर्टीरियल प्रेशर के अंदर जो ज़्यादा कंटेंट जो है वो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर का है और कम कंटेंट किसका है उसका सिस्टोलिक प्रेशर का। लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा है ना डायस्टोलिक का कंटेंट जो होगा आर्टीरियल प्रेशर के अंदर वो ज़्यादा होगा और है ना सिस्टोलिक प्रेशर का कंटेंट जो है आर्टीरियल प्रेशर के अंदर वो कम होगा। ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं है। अब क्यों ऐसा लाजमी नहीं है? क्योंकि जब हमारे पास हाइपर टेंशन होती है तो ये है ना आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है। और आर्टीरियल प्रेशर कैसे बढ़ेगा और क्यों बढ़ेगा? वो इस वजह से बढ़ेगा कि इसके अंदर फिर सिस्टोलिक का कंटेंट ज़्यादा आ जाता है, डायस्टोलिक का कम आता है। और हाइपर टेंशन के अंदर हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 170, 140, 150 तक चले जाता है। तो फिर हमारा आर्टीरियल प्रेशर की जो रीडिंग होती है वो हमारे पास और 100 से फिर 110, 20 तक आना शुरू हो जाती है। तो ये जो हमारे पास अब आर्टीरियल प्रेशर बढ़ रहा होता है इन हाइपर टेंशन, वो इस वजह से बढ़ रहा होता है कि इसके अंदर सिस्टोलिक का कॉन्टेंट ज़्यादा आ रहा होता है और डायस्टोलिक का कॉन्टेंट कम आ रहा होता है। इस वजह से मीन आर्टीरियल प्रेशर इन हाइपरटेंशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब आर्टीरियल प्रेशर भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। कि आर्टीरियल प्रेशर क्या है? इट इज़ द मीन प्रेशर इन एओर्टा, इट इज़ द मीन प्रेशर इन एओर्टा। याद रखना, इट इज़ द मीन प्रेशर इन द एओर्टा, क्योंकि हम आर्टीरियल प्रेशर जो 100 हम ले रहे होते हैं वो हम एओर्टा की बेस के ऊपर ले रहे होते हैं। ये तो इस मतलब 100 जो मिलीमीटर हम आर्टीरियल प्रेशर ले रहे हैं वो एओर्टा के ऊपर ले रहे हैं। ये नहीं कि हम बोल देंगे भाई ये जो हमारी वो रेडियल आर्टरियाँ हो गई या हमारे पास जो फीमरल आर्टरी हो गई इसमें भी 100 मिलीमीटर का ही प्रेशर होगा, वो इसमें इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने पहले लेक्चर्स वगैरह में बता चुका हूँ। जो लंग्स का वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि उसमें हमारे पास ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाता है, ग्रेविटी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्लूडेड हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर जो है वो डाउन द साइड ऑफ द बॉडी पार्ट्स के अंदर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल थी, उसका मुझे याद नहीं आ रहा कि वो शायद फुट की आर्टरी थी, हाँ फुट की आर्टरी थी, उसके अंदर 190 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर होता है आर्टीरियल प्रेशर। अब उसमें 100 तो वो होता है अपना होता है, लेकिन 90 जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से आ जाता है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर है ना बॉडी के अंदर जो हम नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं ना कि हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर 100 से बढ़ना नहीं चाहिए, तो हम इसको एओर्टा की बेस के ऊपर कह रहे होते हैं, ना कि पूरी बॉडी की दूसरी जगह की आर्टरीज़ के ऊपर। ये चीज़ याद रख लेना। उसके बाद अब हमने कार्डिक आउटपुट डिस्कस कर रहे थे कि कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आ रहा था। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू आर्टीरियल प्रेशर अपॉन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब कार्डिक आउटपुट आर्टीरियल प्रेशर ये दोनों तो अच्छे से डिस्कस कर लिए कि ये आर्टीरियल प्रेशर क्या है और उसकी जो बाकी जो डिफरेंट रिलेटेड इससे टर्मिनोलॉजीज थी, ब्लड प्रेशर, एट्रियल प्रेशर, ये सारा तो मैंने बता दिया। अब आते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है? ये मेरे को काफ़ी टाइम लगा था, बड़ा मुश्किल भी लगा था मुझे समझने के लिए कि यार ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का क्या चक्कर है। तो ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एक्चुअली हम देखते हैं रेजिस्टेंस एट आर्टीरियोल्स। याद रखना, ये टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हम कहाँ चेक करते हैं? इट इज़ द रेजिस्टेंस एट द आर्टीरियोल्स। क्यों? क्योंकि आर्टीरियोल्स जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं। आर्टीरियोल्स क्या होती हैं? सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होती हैं। वापस सुनो, आर्टीरियल्स क्या होती हैं? आर्टीरियल्स सबसे ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो दूसरे हमारे पास बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं। उसके लिहाज से देखा जाए तो आर्टीरियोल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। तो इसी वजह से इनको आर्टीरियोल्स को हम रेजिस्टेंट वेजल्स भी कहते हैं। आर्टीरियोल्स को हम क्या कहते हैं? आर्टीरियोल्स आर ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंट वेजल्स। आर्टीरियोल्स आर ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंट वेजल्स। ये चीज़ याद रखना कि आर्टीरियोल्स को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट वेजल्स भी कहते हैं। वो इसी वजह से कहते हैं कि ये आर्टीरियोल्स जो हैं वो आगे जाके कन्वर्ट होंगे मेटा आर्टीरियोल्स के अंदर, और फिर मेटा आर्टीरियोल्स से क्या होगा कि वो फिर प्री कैपिलरी स्पिंटर बनाएगा और फिर वहाँ से कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो होगा।
अब अगर हम आर्ट है ना, हमें किसी भी ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन या टिश्यू, सपोज कर लो किसी भी टिश्यू है, अब उस टिश्यू को अगर हमें ब्लड सप्लाई करना है ना, तो पूरी आर्टरी जाए भाड़ में, लेकिन अगर आर्टीरियोल के ऊपर हम लोग है ना वेजो कंस्ट्रक्शन करा दें तो हमारे पास है ना आर्टीरियोल से फिर टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिलता है थ्रू कैपिलरीज। अब कैपिलरीज में ब्लड कहाँ से आएगा? आर्टीरियोल से आएगा। आर्टीरियोल्स के अंदर अब ब्लड अगर हम आर्टीरियोल्स के ऊपर वेजो कंस्ट्रक्शन करा दें तो फिर हमारे पास आर्टीरियोल से ब्लड जो है वो कैपिलरीज के अंदर नहीं जाएगा और कैपिलरीज से फिर टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो मेन जो कंट्रोलर है, जो हमारे पास ब्लड फ्लो का कंट्रोलर है ऑन टिश्यूज़, ब्लड फ्लो का कंट्रोलर ऑन टिश्यूज़ जो है वो हमारे पास आर्टीरियोल ही है। तो हम कहते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कहाँ पे हम मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं ऑन द आर्टीरियोल्स लेवल। अगर आर्टीरियोल्स के ऊपर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा। अब कम होना क्यों शुरू हो जाएगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल सी बात है कि कार्डिक आउटपुट का और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। इस वजह से क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा चलो बात चलिए तो बता ही देता हूँ कि अब अगर सपोज करो कि आर्टीरियोल से ब्लड जो है वो हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर नहीं जा रहा, तो हमारे पास टिश्यूज़ से जो वीनस रिटर्न बनेगा वो भी कम बनेगा। अब जब वीनस रिटर्न कम बनेगा तो वीनस रिटर्न हमारे पास राइट एट्रियम में कम आएगा, राइट एट्रियम में कम आएगा तो राइट वेंट्रिकल में कम जाएगा, राइट वेंट्रिकल में कम जाएगा तो फिर पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कम गया तो राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम में दोबारा कम आएगा, और लेफ्ट एट्रियम में कम आने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आ जाएगा, और फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा एओर्टा में, जो कि कार्डिक आउटपुट है, वो कम हो जाएगा। तो याद रखना कि हमारे पास अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे क्या होगा कि कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। ये एक जनरल हमारे पास क्या थी कार्डिक आउटपुट की, एक मैंने थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन को क्लियर किया था। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है कार्डिक आउटपुट का, वो है हमारे पास कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये दो टर्मिनोलॉजीज और आ गई सर की दर्द कि ये हार्ट रेट क्या है और ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है। अगर आप लोगों ने मेरा कार्डिक साइकिल का लेक्चर सुना हो तो आपको है ना जवाज़ ही नहीं बनता ये है ना स्ट्रोक वॉल्यूम का सवाल करने का। लेकिन अगर नहीं सुना है तो फिर मैं हाजिर में बता देता हूँ कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज़ है। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि जब है ना वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आने के बाद जब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है तो उसके अंदर जो टोटल ब्लड जमा हो जाता है उसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और ये हमारे पास कितना होता है? ये हमारे पास आई गेस 120 मिलीलीटर का ब्लड होता है। उसमें से क्या होता है कि लेफ़्ट सारा का सारा पंप नहीं करता, वो पंप करता है 70 मिलीलीटर। तो जो 70 मिलीलीटर पंप हुआ है ड्यूरिंग सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया है ड्यूरिंग इट्स सिस्टोल इनटू एओर्टा, ठीक है, जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया है एओर्टा के अंदर ड्यूरिंग इट्स सिस्टोल, वो कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो कितना होता है? 70 मिलीलीटर। 120 कितना था? 120 क्या था? वो हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था। लेकिन जो 70 मिलीलीटर उसने पंप किया है जो कि एओर्टा के अंदर गया है, वो क्या कहलाता है? हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और फिर जो 50 मिलीलीटर जो रह जाता है वो उसका अपना है ना जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो रह जाता है उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और फिर दोबारा 70 मिलीलीटर है ना लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो फिर वो 120 हो जाएगा। और फिर 120 से 70 जो है वो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम की फॉर्म में पास हो जाएगा इनटू एओर्टा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या थी। अब हार्ट रेट, अब ये हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट एक्चुअली हमारे पास होती हैं बीट्स पर मिनट। हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट इज़ एक्चुअली द बीट्स पर मिनट। जैसे हम कहते हैं 72 बीट्स पर मिनट हमारी नॉर्मल होती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? हार्ट रेट। अब जितना ज़्यादा हार्ट रेट होगा उतना ज़्यादा हमारे पास हार्ट जो है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हार्ट रेट का और है ना वो स्ट्रोक वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट आपको बैठ गया। हार्ट रेट के इट इज़ द बीट्स पर मिनट, ठीक है। कार्डिक आउटपुट की अब दो डेफिनेशन है, वो क्या है? एक है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम और एक डेफिनेशन है हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर अपॉन है ना वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अब हम इसको फर्दर इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके आगे बाकी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे।